हाँ बेटा, सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में जो आपका विषय हिंदी साहित्य है, इस हिंदी साहित्य की तीसरी जो इकाई है, तीसरी इकाई में पाठ्य पुस्तक सरयू, जिसके दो भाग, गद्य भाग और पद्य भाग, अपने यहाँ गद्य भाग का अध्ययन कर रही हैं। और गद्य भाग का अगला नया पाठ है पाजेब। ये जो पाजेब है नया पाठ है बेटा, अगला पाठ है। आओ, इसके रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार। पाजेब जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है बेटा। तो सबसे पहले कहानी का अध्ययन करने से पहले हम रचनाकार के बारे में चर्चा करेंगे, जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में। जैनेन्द्र कुमार जी का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व है, उसके बारे में बातचीत करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय। तो इनका जो जन्म होता है जैनेन्द्र कुमार जी का, वह 1905 में अलीगढ़, यह कहाँ है बेटा? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और अलीगढ़ जो जिला हो गया उत्तर प्रदेश का, और गांव है कौड़ियागंज। गांव है कौड़ियागंज। यहां 1905 में इनका जन्म होता है बेटा। कौड़ियागंज नामक गांव है जिसमें इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम प्यारेलाल और माता का नाम रामदेवी था। पिता का नाम प्यारेलाल और मां का नाम रामदेवी था। शुरुआत की जो शिक्षा थी बेटा, पढ़ने की जहां तक बात आती है, तो शुरुआती जो इनकी शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा थी वो जैन गुरुकुल, तो में गुरुकुल हुआ करते थे बेटा, आज की तरह विद्यालय इतने नहीं थे। तो जैन जो गुरुकुल हस्तिनापुर, प्राचीन नाम हस्तिनापुर, वहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। पहले 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, मैट्रिक। फिर आगे ऊंची शिक्षा के लिए, बड़ी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बनारस आ गए। प्राचीन नाम काशी विश्वविद्यालय, यहां आ गए बेटा, काशी विश्वविद्यालय आए। आगे चल करके 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे जो देशव्यापी आंदोलन थे, 1921 के अंदर आंदोलन का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा छोड़ दी और उन आंदोलनों में भाग लेने के लिए ये आगे आए बेटा। एक उत्साही कार्यकर्ता बन गए थे बेटा। इसके अलावा इनका व्यक्तित्व, और इसके बाद में बेटा जैनेन्द्र है, ये न केवल कहानीकार का है बेटा, ये अपने युग के प्रसिद्ध रचनाकार, विचारक भी है, उपन्यासकार भी है, निबंधकार भी है। कहानीकार के अलावा प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार और निबंधकार भी रहे हैं। इनको ये नहीं कह सकते कि जो जैनेन्द्र कुमार जी है ये केवल है कहानीकार ही है, कहानीकार नहीं है बेटा। और इनका जो समय रहा है, युग जो रहा है, वो रहा है प्रेमचंद उत्तर, यानी प्रेमचंद जी के बाद का समय। जो समय प्रेमचंद का, कहानियों के सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जो समय रहा है, उसके बाद में अगला दौर कहानीकारों का या कहानियों का जो शुरू होता है, उसमें जैनेन्द्र जी का नाम आता है। इसलिए इनको प्रेमचंद उत्तर काल का कहानीकार माना जाता है। ये प्रसिद्ध विचारक, इसके अलावा उपन्यासकार और निबंधकार भी रहे हैं बेटा। जैनेन्द्र जी जैसे मुंशी प्रेमचंद कहानी और उपन्यास के सम्राट, इसके अलावा उनकी कहानियों की विशेषता यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता है। उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद की तरह से जैनेन्द्र कुमार, इन्होंने भी अपने कहानियों और उपन्यासों के द्वारा हिंदी में सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया, यानी मनोवैज्ञानिक कहानियों की शुरुआत की बेटा। कहानियां अलग अलग होती है बेटा,
अगर मनोवैज्ञानिक कहानियों की बात करें तो उनके प्रवर्तक के रूप के अंदर जैनेंद्र कुमार जी का नाम सबसे पहले आता है। मनोवैज्ञानिक कहानी संसार में मनोवैज्ञानिक कहानियों को शुरू करने वाले जैनेंद्र कुमार जी हैं। कहानीकार के साथ साथ इनकी पहचान एक ठोस, मजबूत, सशक्त व गंभीर चिंतक के रूप में भी सामने आती है। कहानीकार के अलावा, क्योंकि ये बात मैंने पहले आपको बता दी बेटा, कहानीकार के अलावा ये उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी रही हैं और प्रसिद्ध एक विचारक भी रही है, चिंतक भी रही हैं। तो कहानीकार के साथ साथ इनकी जो पहचान है वो एक ठोस, मजबूत, सशक्त, गंभीर विचारक कह दो या चिंतक के रूप में भी रही है। इन्होंने यानी जैनेंद्र कुमार जी ने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति व दर्शन आदि से संबंधित सभी विषयों को बहुत सरल और अनौपचारिक से दिखाई देने वाली शैली में प्रस्तुत किया। यानी लिखने का जो तरीका है, ढंग है इनका, वो बड़ा सहज है, सरल है बेटा। पाठक जब पढ़ता है इनकी रचनाओं को, इनके साहित्य को, तो उसके सामने कोई कठिनाई नहीं आती, कोई उलझन नहीं आती, कोई परेशानी पैदा नहीं होती है। बड़ी सरलता और सहजता से उसका अर्थ है वो ग्रहण कर लेता है। इसके पीछे कारण यही है कि उनके लिखने का तरीका, उनकी जो शैली रही है वो बड़ी सहज रही है। इसीलिए उन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन, इन सभी विषयों को, इतने जो विषय हैं बेटा, मुख्य जो विषय हैं, इन सभी विषयों को बहुत ही सरल और औपचारिक से दिखाई देने वाली शैली के अंदर प्रस्तुत किया है। जैनेंद्र जी की कहानियों की संख्या लगभग 200 बताई जाती है और इनकी जो श्रेष्ठ कहानियां 200 है, जो जैनेंद्र की श्रेष्ठ कहानियां नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है बेटा। क्या है? इनकी 200 कहानियां हैं जो जैनेंद्र की श्रेष्ठ कहानियां के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि जैनेंद्र जी ने व्यक्ति के बाहरी जीवन का चित्र नहीं किया, बल्कि व्यक्ति के भीतर का जो जीवन है, अंदर का है, उसका बड़ा सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ चित्रण किया है। यानी इनकी रचनाओं के अंदर व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, मनोगत जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, तभी तो ये चिंतक कहलाते हैं बेटा। उनके ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला है। भीतर के मनोगत भावों, विचारों, वो कैसे होते हैं, क्यों निर्मित होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस श्रेणी के होते हैं, उनके ऊपर इन्होंने अपनी कलम चलाई है, जिससे इनकी कहानियां को एक नई अंतर्दृष्टि, आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण, नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से व्यक्ति के भीतर के जीवन का सूक्ष्मता के साथ चित्रण करने पर इनकी कहानियों को एक नई अंतर्दृष्टि, अंदर की नई दृष्टि, नई सोच, संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता इनकी कहानियों को प्राप्त हुई है। हमारी कहानियों के अंदर जो परंपरागत शिल्प थे, उनकी जगह नवीन शिल्प और नई शैली इन्होंने दी है बेटा। इनके ऊपर, क्योंकि ये गांधी जी के सानिध्य में रहे, उनके आंदोलनों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो निश्चित रूप से गांधीवादी जो दर्शन था उसका भी पर्याप्त प्रभाव है जैनेंद्र के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका रचनात्मक जो संसार है उसके अंदर अगर हम उपन्यास की बात करें, प्रमुख उपन्यास इनके कौन कौन से रहे हैं मैंने पूर्व में बता दिया। ये नए कहानीकार है। कहानीकार के अलावा प्रसिद्ध विचारक, निबंधकार और उपन्यासकार भी रहे हैं बेटा। तो पहले अगर हम इनके उपन्यासों की चर्चा करें, इनके कौन कौन से उपन्यास हैं, उनमें नाम आता है परख, परख के बाद में सुनीता, त्यागपत्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र, फिर कल्याणी, के बाद में विव्रत, सुखदा, अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय प्रसिद्धि प्राप्त उपन्यास हैं वो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विव्रत, सुखदा,
अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्ति बोध। मैं बीच में बता रहा हूं बेटा, वीडियो देखने वाले सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि सरयू अपनी जो पाठ्य पुस्तक है का पाजेब जो अध्याय है ये निकाल करके अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ को पढ़ें और समझे बेटा। तो ये इनके उपन्यास हैं। अगर कहानी संग्रह, उपन्यास के बाद में हम कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब, ये प्रसिद्धि प्राप्त इनकी कहानियां हैं। दोबारा नाम सुनिए, फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब, ये इनकी कहानी संग्रह है बेटा। अगर हम कहानी संग्रह के बाद में निबंध संग्रह की बात करें तो इसमें प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, निबंध संग्रह, साहित्य का श्रेय और प्रेय, फिर उसके बाद में सोच विचार, समय और हम, विचार वलरी, फिर है प्रेम और परिवार, और उसके बाद में राष्ट्र और राज्य। ये इनके निबंध संग्रह रहे हैं बेटा। संस्मरण, एक ही नाम आता है संस्मरण में इनका, और वह है ये और वे। संस्मरण जैनेन्द्र जी का एक ही है, ये और वे। इसके बाद में अगर नाटक की बात करें तो नाटकों में नाम आता है मंदालिनी, पाप और प्रकाश, दो नाटकों के नाम आते हैं बेटा। कौन कौन सा? मंदालिनी, पाप और प्रकाश। इसके अलावा साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार इनको मिला है वो भारत भारती सम्मान है, और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह से ये हम साहित्यकार का व्यक्तित्व के बाद में उसका कृतित्व है, उसका हमने अध्ययन किया है। यानी जैनेन्द्र कुमार जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है वो अब हमने पढ़ लिया, उस पर हमारी चर्चा पूर्ण है। अब हम आगे जो पाजेब कहानी है इस पर चर्चा करेंगे। पहले पाठ का परिचय दिया हुआ, इस पाठ में क्या बताया गया है, मूल भाव क्या रहा है, लेखक का संदेश क्या है, इन सब बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। देखिए बेटा, ये जो पाजेब कहानी है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है बेटा। बाल मनोविज्ञान, बच्चों का मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को समझना, जानना, परखना, उनकी तर्क शक्ति, उनका स्वभाव, उनके विचार, उनके जीवन के क्रियाकलाप, सारी बातों को मनोवैज्ञानिक रूप से जानना और परखना और यथार्थ व सच्चाई का पता लगाना। तो पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव, रोचक, सशक्त व मार्मिक कहानी है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव भी है, रोचकता भी है, सशक्त है, दृढ़ता भी है इसमें, और मार्मिक भी है, हृदयस्पर्शी भी है। इस कहानी में मुन्नी की पाजेब खो जाती है। पात्र है जिसका नाम है मुन्नी, छोटी बच्ची है, पाजेब खो जाती है। इस पर उसके भाई आशुतोष को अपराधी समझा जाता है। दोनों ही बच्चे हैं बेटा, मुन्नी और मुन्नी का जो भाई आशुतोष है वो दोनों ही बच्चे हैं। मुन्नी की पाजेब खो जाती है, दोषी किसे करार दिया जाता है? आशुतोष, उसे अपराधी माना जाता है। वह अबोध अवस्था होने के कारण अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर, अबोध अवस्था, सही बात है बेटा, बच्चों की भावनाएं कोमल होती है, मन कोमल होता है, इसलिए दबा करके, डांट डपट करके या फिर अपनी तर्कपूर्ण बातें कह करके इनसे सत्य नहीं उगलवाया जा सकता, क्योंकि बौद्धिक रूप से इनका विकास जितना होना चाहिए बड़ों के समान उतना नहीं होता है, अवस्था कम होती है। इसलिए ये अपनी बात को कहने के लिए, तर्क देने के लिए
या उस विषय को स्पष्ट करने के लिए, उस पर सही बात बताने के लिए इनके पास तर्कपूर्ण क्षमता नहीं होती। इस आयु के अंदर का अभाव होता है। ये उस सत्य के प्रति जो ये कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते हैं। ये तो वह अबोध और अबोध अवस्था होने के कारण अपनी स्थिति है वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। झूठ बोलने के अपराध में उसे सजा मिलती है। वो अपनी बात कह नहीं पाता है, वो तर्क नहीं है उसके पास, उतनी बुद्धि नहीं है, वो बोलता कम है, इसलिए उसे अपराधी मान लिया जाता है। और अंत में बुआ के आने पर स्थिति कब, जब उसे अपराधी मान लिया जाता है। मानसिक संताप, शारीरिक सजा, सारी कष्टों को वो भोग लेता है, यातना मिलती है, प्रताड़ित किया जाता है, डांटा डपट किया जाता है। लेकिन सत्य का उद्घाटन कब होता है? जब बुआ घर के अंदर आती है, तब सच्चाई सामने आती है। तब तक वो सब कुछ सहन करता है। और ये सहन करने का कारण है कि वो अबोध है, अबोध अवस्था है, बालक है, छोटा है, बड़ों की तरह वह तर्कपूर्ण बात कहने की क्षमता उसके पास नहीं है। वो चुप रहता है, इसीलिए वो अपराधी बन जाता है, उसे सजा मिलती है। कि पाजे बुआ के साथ चली गई थी और बालक निरपराध प्रमाणित होता है, तब जाकर के निरपराध प्रमाणित होता है कि ये अपराधी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार कहानी का उद्देश्य बाल मनोविज्ञान का। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है बेटा? बाल मनोविज्ञान से में बच्चों के भीतर का अध्ययन करना, उनके भावनाओं का, उनके विचारों का, उनकी तर्क शक्ति का अध्ययन करना। बालक अबोध होते हैं, बहुत ज्ञान उतना नहीं होता है उनके पास, उनकी कोमल बुद्धि तर्कहीन होती है। कोमल बुद्धि जो ठोस मजबूत तर्क देने चाहिए वो तर्क देने की क्षमता नहीं होती है। वे अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। स्नेह, भय और प्रलोभन के कारण अपराधी न होने पर भी अपराध स्वीकार कर लेते। कई बार ये बच्चों की कोमल भावनाएं हैं बेटा, स्नेह, भय और प्रलोभन, लालच आदि के वशीभूत होकर के या इस कारण अपराधी न होने पर भी इनको अपराध स्वीकार कर लेते हैं। आशुतोष की भी यही स्थिति है, वो भी अबोध बालक है और इसी अबोध अवस्था के चलते अपराधी न होने के बावजूद भी उसे अपराध स्वीकार करना पड़ता है। उसने न पाजेब चुराई, न छुन्नू को दी और न पतंग वाले को बेची है। फिर भी वह पिता के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण अपराधी बन जाता है। एक एक कर सारे अपराध स्वीकार कर लेता है, परंतु अंत में निरपराधी सिद्ध होता है। तो इस तरह से जो कहानीकार है बेटा, कहानीकार ने इस कहानी के अंदर मतलब इस सत्य की स्थापना की है कि बालक जो होते हैं, उनकी कोमल जो बुद्धि होती है, वो कई बार ये टेढ़े मेढ़े तर्कपूर्ण जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का वो जवाब नहीं दे सकते या इनका सामना नहीं कर सकते, इनमें वो क्षमता नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है, वो कोमल स्वभाव के होते हैं और इसी कोमलता के चलते वे बोलते भी कम हैं। अपने अपराध को छिपाने की तर्कपूर्ण क्षमता उनके पास नहीं होती है। बच्चों को भावनाओं या इसके अलावा बौद्धिक जाल में उलझा करके इनसे सत्य अगर हम सामने लाना चाहते हैं तो ये हमारी प्रक्रिया है, वो उचित नहीं है। मतलब भावना और बौद्धिक जाल में इनको उलझा करके सत्य को सामने लाने के जो प्रयास किए जाते हैं, ये प्रयास उचित नहीं है, सार्थक नहीं है। होता क्या है, इसका दुष्परिणाम आता है, इससे वे सत्य को असत्य मान लेते हैं बेटा, और कई बार इस सत्य को असत्य मानने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है, अनहोनी घटना घटित हो जाती है। और इसी का परिणाम है कि आशुतोष है वो क्या बन जाता है, अपराधी बन जाता है। यद्यपि वो है नहीं, लेकिन वो अपराधी बन जाता है। उस कहानीकार ये बताना चाहता है कि बालकों को शंका, शक, सुबह शंका आदि के आधार पर अपराधी नहीं मानना चाहिए। कहानीकार
ये बताना चाहता है इस कहानी के द्वारा कि शक, शंका आदि के आधार पर बच्चों को कभी भी अपराधी नहीं मानना चाहिए। इसके लिए हमें ठोस प्रमाणों की तलाश करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों के साथ हमेशा स्नेह से, प्रेम से और कोमलता का व्यवहार है वो करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे भाव है वो पैदा हो सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे अपराधी भी नहीं होंगे और अच्छे संस्कार वाले बच्चे हैं वो बनेंगे और आगे वो तीव्र गति से अपने जीवन के अंदर कदमों को बढ़ाएंगे। ये था इस कहानी का सार। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक है वो निकाल करके मेरे साथ अध्ययन करने का प्रयास करें। देखिए बेटा, मूल पाठ है वो शुरू करवा रहा हूं। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। कथा को शुरू किया इस संवाद के साथ। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है, तो सुंदर भी लगती है। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है, मतलब सख्त कठोर नहीं है, लचीलापन है, ऊपर नीचे इधर उधर होती रहती है। इसी तरह से बनी होती है पायल पाजेब, जुड़ी रहती है कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, अपना उसका आकार नहीं है। जिस पांव में पड़े उसी के अनुकूल रहती है। वो जिस पांव में उसे पहन लिया जाता है, पांव की शोभा बढ़ा देती है और उसी के अनुसार वो दिखाई देती है, सुंदर लगती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही, पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़े बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। तो लेखक बता रहा है बेटा, आसपास के अंदर वो देख रहा है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जो भी हैं, लड़कियां औरतें जो भी है, उनके पैरों के अंदर पाजेब हैं। ये एक ने पहने तो दूसरी ने भी पहने। देखा देखी करते हैं, नकल करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं बेटा। देखा देखी में इस तरह उनका यह पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। जिन्हें कह दिया लेखक से कि मैं भी पाजेब है उसको पहनूंगी। बोलिए भला, कठिनाई से 4 वर्ष की उम्र की और पाजेब पहनने की। अब बड़ी मुश्किल से 4 वर्ष की बच्ची कितनी होती है, बहुत छोटी सी होती है, अबोध बालिका होती है, लेकिन हट है, हट कर लिया उसने पाजेब के लिए। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वही जैसे रुक्मिन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। दूसरी उसकी सहेलियों के आसपास पड़ोस के अंदर जो भी बच्चियां, उनके नाम गिना दिए, जैसे वो पहनती है वैसे मैं भी पहनूंगी। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा। बोले कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। हम बच्चे जिद है, बच्चे जिद्दी स्वभाव के होते हैं बेटा। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पक्ष लेने वालों की संख्या बढ़ गई थी बेटा, उसकी तरफदारी करने वाले परिवार के अंदर बढ़ते जा रहे थे। अब स्वाभाविक बात है, घर परिवार के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, और उनके नातेदारी रिश्तेदार जो भी घर परिवार में आते हैं तो वो उन्हीं का ही पक्ष लेते हैं, बड़ों की नहीं सुनते हैं। अब वो छोटी सी बच्ची है, बालिका है, उसकी बुआ आ गई है तो बुआ भी उसी का पक्ष लेगी। वो जो चीज की मांग कर रही है उसकी पूरी करवाएगी। तो अब सहज में मानने वाली नहीं थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो मैं तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती हूँ। वो एक आश्वासन दे दिया, भाई अगला जो इतवार आएगा, रविवार आएगा, जब मैं आऊंगी तो उस समय तेरी वह जो पाजेब है वो लेकर के आऊंगी। इतवार को बुआ आई, अगले रविवार को बुआ आई, पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ चमकती फिरी। बच्चे होते हैं बेटा, बच्चों की मनचाही कोई चीज उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, तो उनके अंदर अपार प्रसन्नता, खुशी है वो व्याप्त हो जाती है, जैसे कि वो उछल कूद कर रही है। रुक्मन के पास, अपनी सहेली के पास गई, कहा देख रुक्मन मेरी पाजेब। शीला को भी उसने अपनी पाजेब दिखाई। वो एक दूसरे से अपने चीज को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, ये बच्चों का मूल स्वभाव होता है। सबने पाजेब पहन देकर उसे प्यार किया और तारीफ की, उसकी प्रशंसा की। सचमुच में चांदी की सफेद 2-3 लड़ियों सी टखनों के चारों लिपट कर, यानी पैर के अंदर टखनों चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगढ़ लगती थी। सुगढ़ का मतलब होता है सुंदर, शब्द कर सुंदर लगती थी बहुत ही, और बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं।
क्यों? उसकी मन के अनुसार, इच्छा के अनुरूप वो चीज उसे मिल गई थी। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्ना के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपने बढ़िया मुन्नी को पाजेब सही दिखाने के लिए अब वो भी तो बच्चा ही है बेटा, वो कोई बड़ो इतना बड़ा भी तो नहीं है, तो अपनी बहन के पैरों में ये पाजेब देख करके राज पड़ोस में दिखाने के लिए चला गया। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम हुआ, यानी उसका गौरव स्वयं वो का गौरव उसने समझा। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी तो हम बाई साइकिल है। अब ठुमकने का मतलब यहां क्या हो गया? जिद करने का हो गया। आशुतोष भी जिद करने लग गया, भाई इसको आपने पाजेब दिला दी है तो मैं भी क्या लूंगा? साइकिल लूंगा। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती है, तू तो लड़का है, समझदार है, शाना। इस प्रकार से उसको बुआ है वो समझाने की कोशिश कर रही है। तो बेटा आगे की जो कहानी है वो अगली वीडियो के अंदर, इस कहानी का शेष भाग है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।